कि सरकार से कोई दूसरा चीज मांग रहे हैं, तो जो कानूनों को ही नजरअंदाज करके, धराशायी करके, इस प्रकार से कारपोरेट के हित के लिए, उनके मुनाफा के लिए हसदेव जैसे जंगल को उजाड़ा जाता है, तो बहुत ही खतरनाक स्थिति है। अब यहाँ जब कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि वो थोड़ा प्रेम करते हैं भाजपा कांग्रेस में, उनको थोड़ा दर्द होता है, लेकिन सरकार भी तो इसी कानून से चलता है, हम भी तो इसी कानून से बचते हैं, देश भी तो इसी संविधान से चलता है। लेकिन उसी संविधान को आप पटक करके जब विकास चाहते हो, तो फिर देश की स्थिति और हमारे आदिवासियों की स्थिति क्या होगा? तो सबसे बड़ा जो ज्वलंत सवाल है कि अगर इस प्रकार से जो बस्तर से कल तक के सत्र और आज तक के सत्र में जिस प्रकार से हम सुन रहे हैं कि जो ग्राम सभा को नज़रअंदाज, फर्जी ग्राम सभा करा करके जगह जगह पावर प्लांट, खदान, बक्साइट की खदान, कोयले की खदान खोली जा रही है, तो ऐसे में हम किस सरकार से उम्मीद करें? सीधा सीधा स्पष्ट होता है कि हम आदिवासी लोग अपने जल जंगल जमीन को बचाने के लिए बात कर रहे हैं, लड़ाई लड़ रहे हैं, 10-10 साल से हम वहाँ बैठे हुए हैं हसदेव में, तो हम किस सरकार से हम उम्मीद करें कि हमको न्याय मिलेगा? सवाल ये है। और जब अधिवेशन हो रहा है तो इसमें लड़ाई लड़ रहे हैं, उसमें आप सभी संगठन के साथियों को देश एकजुटता के साथ खड़ा हो, इस चीज को अगर नजरअंदाज किया जाता है तो कहीं इस पृथ्वी में कहीं भी जीव जंतु नहीं रह पाएंगे। ये हमारे हसदेव की जो लड़ाई है ये साबित करता है। कौन करेगा संविधान का रक्षा? कौन करेगा जल जंगल जमीन का रक्षा? कौन करेगा? छत्तीसगढ़ एकता संघर्ष जिंदाबाद। छत्तीसगढ़ पूंजीपतियों का जागीर नहीं हमारा है, छत्तीसगढ़ पूंजीपतियों का जागीर नहीं, बस्तर पूंजीपतियों का जागीर नहीं। साथियों, मैं रावघाट आंदोलन और आमदाई आंदोलन के बीच मेरा गांव है, और ये दोनों आंदोलन को मैं नज़दीक से देख रहा हूँ पिछले कई वर्षों से। कास्कर आमदाई आंदोलन पिछले 4 महीनों से वहाँ बैठे हुए हैं उसके खिलाफ, और बड़ी पैमाने पर चौड़ीकरण हो रही है सड़क भी, उसके खिलाफ में वहाँ जो और भी कैंप लगने वाले हैं उसके खिलाफ में 38 गांवों के 18 पंचायत के लोग वहाँ बैठे हुए हैं। पिछले बार मैं मालिनी दीदी पत्रकार के साथ भी वहाँ गया था। वहाँ के लोग भी उसी प्रकार लड़ रहे हैं जो फिर कल भी चर्चा हुआ, आज भी साथियों ने बताया कि वहाँ ऐसा ऐसा है। सरकार कहती है कि यहाँ कंपनियां लगने से, माइनिंग माफिया यहाँ खुलने से यहाँ के लोगों को रोजगार मिलेगा, यहाँ के लोगों को नौकरियां मिलेगा। मिला कहाँ? आमदाई में तो खुल गया, लेकिन वहाँ के अच्छे अच्छे जो डिग्रियां हासिल किए हैं वहाँ के लोगों को नौकरी नहीं मिली है अभी तक। नौकरियों का नाम से वहाँ 326 लोगों को वहाँ काम मिला है, वो भी नौकरी के रूप में नहीं है, मजदूरी के रूप में मिला है। और उनको एक दिन में रोजी जो 473 रुपया मिल रहा है, 473 रुपया के हिसाब में तकरीबन 13-14 हज़ार होता है महीने में, उसमें भी मात्र 10 हज़ार डलता है और बाकी पता नहीं कहाँ गायब होता है। वहाँ के मजदूरों का ये रिपोर्ट है। तो ये किसकी आखिर किसकी विकास है? और वहाँ जो बाबा अफसर कैंट में लगे हैं उन लोग भी, कोई बिहार का है, कोई दिल्ली का है, कोई तो यूपी का है, कोई झारखंड का है। वहाँ के स्थानीय लोगों को मिला नहीं है। और कैसे उम्मीद रखेंगे कि रावघाट खुलेगा तो नौकरी मिलेगा,
और वहाँ के नगर नार के साथी लोग भी पिछले प्राइवेटीकरण के खिलाफ लड़ रहे हैं। यहाँ भी वही हाल है, वहाँ भी वही हाल है। पूरे बस्तर बारे में वहाँ भी फर्जी ग्राम सभा हुए थे। पुलिस वाले ही, पुलिस लेडीज पुलिस ही देहाती साड़ियाँ पहन के उन लोगों को फोटो खींचा गया था कि ये ग्राम सभा के सदस्य लोग हैं, ग्राम सभा में इन लोगों के अनुमति के साथ ये यहाँ लगने वाला है। उसको जांच कराए तो निकले पुलिस वाले। ऐसा भी वहाँ हुआ था। और वहाँ लगातार 2005 से लेकर 2008 तक वहाँ के लोगों ने इतना लड़ाई लड़ी है कि जिंदगी में शायद कोई दूसरा काम किए नहीं। और वहाँ उस मनीष कुंजम दादा का भी नेतृत्व है और उसके साथ साथ किनारे किनारे में भी था। और उतना बड़ा कंपनी को भागना पड़ा। या और उसी को फिर कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी उसी क्षेत्र में आके देखिए हमारा सरकार बनते तो आप लोगों का जमीन को वापस कर दिया, इसलिए हमारा पंजा छाप में मुहर लगा दीजिएगा, ऐसा उन्होंने बोले थे वहाँ के। और इसके साथ साथ बस्तर जिला में कोसरटोंडा करके एक नदी है, वहाँ भी 4 गांव का जमीन हमेशा के लिए डूब गया। वहाँ छोटा सा बांध बना। वहाँ के लोगों को भी सरकार ने बोला कि यहाँ बांध बनते ही सिंचाई व्यवस्था मिलेगी खेतों को, लेकिन आज तक नहीं मिला है। वहाँ के लोगों के साथ मैं बात किया था 2007 में। एकदम घर ऐसा है कि देखने से ही सभी लोगों का आंसू निकल जाएगा, ऐसा घर है। ऊपर छत में ठीक ढंग से छप्पर नहीं है, कुछ नहीं है, चेदा है। वहाँ उस लोगों का जमीन को सरकार ने वहाँ पानी में डुबा दिया और कुछ नहीं मिला। मुआवजा की बात की गई। वहाँ एक उस समय सांसद दिनेश कश्यप, उसका छोटा भाई दिनेश कश्यप और क्या बोलना चाहिए उसी का भाई है एक केदार कश्यप, इन लोगों ने बोले आसपास के जनता को कि यहाँ सब लोगों को मुआवजा मिलेगा। मैं पूछा उन लोगों को कि कितना मुआवजा मिला। बाबू नहीं मिरली से मीरे दे बोलते तो सांगला सो, लेकिन अब तक नहीं मिरली से हल्दी में बता रहे थे, मिला नहीं। जो सामने गया थोड़ा होशियारी है बात करने वाला, उसका हाथ में थमा दिए, बाकी सब चुपचाप। वहाँ के लोगों का चौकावाड़ा, खाकावाड़ा, क्या क्या गांव है, 4 गांवों के जमीन हमेशा के लिए चला गया। इस प्रकार पूरे प्रदेश भर में, पूरे देश भर में, बिहार झारखंड में हो, उड़ीसा में हो, पश्चिम बंगाल, नंदीग्राम, सिंगूर, ये तो सारे अखबारों के माध्यम से यहाँ के सभी साथी लोग आप जानते होंगे। वहाँ के भी 2008 में नंदीग्राम करके जगह है, वहाँ भी वहाँ के जनता भी इतना लड़ाई लड़े हैं, इतना लड़ाई लड़े हैं कि अंग्रेजों के ज़माने में भी शायद उस प्रकार लड़ाई नहीं हुई। और वहाँ की बंगाल की सरकार भी इतना दमन चलाया उन जनता के ऊपर कि महिलाओं के साथ बलात्कार हुआ गया, जो बस्तर में हो रहा है। तो आखिर मैं कहना चाहता हूँ कि ये सारे लड़ाई जो हम जीत की ओर अगर बढ़ना है, तो जितने भी इस अधिवेशन के बाद जो सारे संगठन के लोग एक मंच में रहकर ये सारे आंदोलनों को जब तक समन्वय के साथ नहीं लड़ेंगे तो हमारा ताकत मजबूत नहीं होगा। अगर मजबूत नहीं होगा तो लड़ने में हमको देरी होगी। और मेरा सोच है कि ये सारे लड़ाइयों को एक साथ जोड़कर पूरे प्रदेश भर, ज़्यादा नहीं है तो छत्तीसगढ़ में टोटल जनसंख्या 3 करोड़ से ज़्यादा नहीं है। अगर 1 करोड़ भी अगर एक हो जाएंगे तो काफ़ी है। इन कितनी भी चाहे ये दमन क्यों ना करे, हम जरूर जीत पाएंगे, क्योंकि हमारी लड़ाई सच्चाई है। इस सच्चाई लड़ाई के साथ देश भी खड़ा होगा। पहले तो मैं सोचता था 14-15 साल उम्र में 2005-6 में दीदी का, मालिनी दीदी का
और बेटिया दीदी का भी नाम सुनता रहा कि इतने बड़े बड़े बुद्धिजीवी लोग हमारे बीच में क्यों नहीं आ रहे हैं, हमारा समस्या उनको देश दुनिया में क्यों प्रचार नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उनको भी प्रतिबंध लगा देते थे, अभी भी जाने नहीं देते हैं। तो नलिनी दीदी जो कल परसों दक्षिण बस्तर गई थी, उनको भी कई जगह में रोका गया। बुद्धिजीवियों को इस तरह भी जनता की सच्चाइयों को जानने के लिए जो आने का प्रयास करते हैं उनको भी रोका जाता है। ये मानवाधिकारों का हनन कर रही है सरकार। और इसी प्रकार हम संगठित और भी हो जाएंगे तो बहुत अच्छा होगा। इतनी ही कहकर मेरा वाणी यहीं विराम देता हूँ। बस इतना देर तक आप सभी लोग ध्यान से मेरा बात सुने, कहीं पर अगर गलत हुआ तो उसको क्षमा करेंगे और अच्छी बात है उसको ध्यान में रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद जग्गू भाई। मैं अगले वक्ता किसान सभा से प्रशांत जी को बुलाना चाहूँगी और मैं थोड़ा कहना चाहूँगी कि वक्त का ध्यान रखें, थोड़ा सा हमारे पास समय की कमी है तो जल्दी से अपनी बात। छत्तीसगढ़ जन अधिवेशन में जल जंगल जमीन बचाने के लिए संघर्ष कर रहे सभी साथियों को लाल जोहार। साथियों, हम लोग कोरबा जिला से आते हैं जहाँ पे कोयले का सबसे बड़ा उत्खनन पूरे एशिया महाद्वीप के अंदर होता है। सबसे बड़े बड़े वहाँ पे सरकारी उद्योग है। वहाँ पे हम लोगों ने ये देखा है पूरे देश के अंदर में कि प्राइवेट सेक्टर जो है वो नियमों के उल्लंघन करके आम जनता के जो अधिकार उसको छीनता है, उसके खिलाफ लगातार संघर्ष हो रहे हैं। लेकिन कोरबा के अंदर ठीक उल्टा है कि सरकारी जो उद्योग है SCCL जो वहाँ पे खास करके है पूरे देश के अंदर में, SCCL कोरबा के अंदर सबसे बड़े एक उद्योग के रूप में वहाँ पे स्थापित है। और जब वो आम जनता के ज़मीनों का अधिग्रहण करता है, उनको जो मिलने वाली सुविधाएं हैं उसका भी वो हनन करते हुए, उनको भी रौंदते हुए वो अपना खनन जो है प्राइवेट सेक्टर से भी कई खतरनाक तरीके से कोरबा के अंदर में कर रहा है। अभी वहाँ पे एक लंबा संघर्ष चल रहा है, जिनकी यहाँ तो अधिकांश जो चर्चाएं हो रही है ज़मीन बचाने की हो रही है, लेकिन कोरबा के अंदर 1960 के समय से ज़मीनों का अधिग्रहण कोयला के खदानों के लिए किया गया। आज वहाँ पे पिछले 1.5 साल से करीब 485 दिन से वहाँ पे आंदोलन चल रहा है लगातार SCCL के खिलाफ में। अनिश्चितकालीन वहाँ पे धरने पे लोग बैठे हुए हैं। उनका सवाल ये है कि उनके ज़मीनों का जो अधिग्रहण 1960 से अभी तक 60 सालों के बीच में किया गया, उसके एवज में जो उनको सुविधा मिलना था, उनकी पूरी ज़मीन जो है अधिग्रहण हो गया, उनके पास कुछ नहीं बचा है लोगों के पास में। वहाँ पे वो अपने जो उनको जो जिस चीज़ के लिए उनका ज़मीन अधिग्रहण किया था वो अधिकार के लिए वो 60 सालों से भटक रहे हैं। अभी पिछले साल जब हम लोगों ने लड़ाई शुरू किया तो उस समय में SCCL ने ये बोला कि हम पुराने नियम के आधार पे चीज़ों को बदलाव नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उसमें काफ़ी बदलाव हो चुका है और वर्तमान जो नियम है उसके आधार पे हम लोगों को कुछ सुविधा दे सकते हैं। तब हम लोगों ने इस चीज़ पे अपने आंदोलन को विकसित किया। जब आप ज़मीन का अधिग्रहण करते हैं उस समय में जो नियम होता है उसके तहत में ही लोग अपने ज़मीन को देते हैं उन शर्तों के आधार पे। और उस समय में एक नियम था 80 के आसपास में कि प्रत्येक खातेदार को रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा और अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएगी। इसमें लगातार SCCL ने लोगों के अधिकार को छीनते हुए बाद में इस नियम को ऐसा बना दिया कि 2 एकड़ से कम 2 एकड़ वालों को ही केवल रोजगार प्रदान किया जाएगा कोल सेक्टर में। इसमें सबसे बड़ी जो विसंगति थी कि छोटे गरीब किसान हैं वो पूर्ण रूप से इसमें मतलब मारे गए, क्योंकि एक गांव के अंदर में हम लोगों ने जब अध्ययन किया कि अगर 100 लोग हैं तो मुश्किल से 20% लोग ही उसके जो अधिकार उनको मतलब रोजगार की तमाम चीज़ों की सुविधाएं मिल पाएगी। 80% लोग जो है जो छोटे गरीब किसान हैं वो उससे पूर्ण रूप से वंचित हो रहे हैं। इसके खिलाफ में कोरबा के अंदर बड़ी लड़ाई चल रही है और लगातार जब साल भर संघर्ष हुआ तब कोल इंडिया को अपने पॉलिसी को बदलने के लिए भी वहाँ मजबूर होना पड़ा है और पुराने नियम के आधार पे वो वहाँ पे वो लोगों को जो रोजगार अन्य सुविधाएं देने का सवाल पे तैयार हुआ है। लेकिन अभी भी ये देखा जा रहा है कि जो कोरबा के अंदर में माइनिंग का काम हो रहा है
माइनिंग चलाने के भी नियम है, उसके भी अवहेलना करते हुए आम जनता के जनजीवन को मतलब गिरवी रख करके वहाँ पे काम हो रहा है। जैसे माइंस चलाने के लिए एक सेफ्टी रूल भी बने हुए हैं कि मतलब आम जनता को किस तरीके से उसका मिले। तो ये है कि उत्खनन क्षेत्र जो है कम से कम 200 मीटर जो है दूर होना चाहिए, मतलब रिहायशी इलाकों से। लेकिन कोरबा के अंदर में जो सबसे बड़ी माइंस जो गवर्नमेंट की है, गेवरा, दीपका, कुसमुंडा, हम लोग वहाँ पे देखते हैं कि 15 मीटर भी दूर नहीं है वो रिहायशी इलाकों से। मतलब ये हम जहाँ बैठे हैं और ये जो अंतिम में बैठे हैं लोग, इतने दूर में ब्लास्टिंग हो रहे हैं, लोग मतलब किस तरीके से वहाँ पे प्रभावित है, ये काफ़ी मतलब चिंता का विषय हुआ है। और सबसे बड़ा सवाल है कि छत्तीसगढ़ की सरकार भी, जो केंद्र सरकार का उपक्रम है, उसके जिला प्रशासन के मुखिया हो, वो एजेंट के रूप में, मतलब एक कॉर्पोरेट एजेंट के रूप में वहाँ पे काम कर रहे हैं और आम जनता को वहाँ पर मतलब भयभीत करने का काम करते हैं। अभी कुछ ही दिन पहले जब लोगों ने इसका विरोध किया तो एक गांव के जो प्रमुख लोग वहाँ पे लड़ रहे थे, अभी कल ही उनको नोटिस मिला है, 6 करोड़ का आपने SCCL को नुकसान किया है, परिवाद दायर किया है, 4 तारीख को उनको नोटिस। इस तरीके से मतलब एक सरकारी उपक्रम जो है कोरबा के अंदर में कर रहा है, जिसके खिलाफ में लगातार हम लोग संघर्ष कर रहे हैं। वहाँ पर छत्तीसगढ़ किसान सभा और जो भूस्थापित संगठन है वहाँ पे जो प्रभावित विस्थापित है, और कोरबा के अंदर में विस्थापन जो है 60 साल पहले ही शुरू हो चुका है और लोग काफ़ी वहाँ पे प्रभावित हैं इससे। वहाँ पे लोग माइनिंग से मतलब वहाँ के जो प्रदूषण का जो स्तर है, मेरे को लगता है कि पूरे देश के अंदर छिपा के रखने वाले, जब हम दिल्ली जैसे शहरों को बोलते हैं सबसे प्रदूषित, अगर कोरबा के प्रदूषण को सही मापा जाएगा तो मेरे को लगता है विश्व का सबसे प्रदूषित शहर जो है कोरबा ही होगा। लेकिन उसको छिपाने का पूरा जो प्रयास है मीडिया से लेकर तमाम और जो सरकारी आंकड़े हैं उसमें भी किया जा रहा है, ताकि वहाँ पे जो खनन का जो माइनिंग का है उस पर कोई खतरा ना आए। इसको भी हमें आकलन करना चाहिए, जो हमारे जो रिसर्च जो बैठे हुए हैं बुद्धिजीवी लोग, ताकि कोरबा के अंदर जो समस्या है उस पर भी मतलब चर्चा हो ऊपर स्तर पे और लोगों को उनके अधिकार मिल सके। यही बात का धन्यवाद। जोहार, जय भीम। कल से मैं इस अधिवेशन में हूँ। पूरा छत्तीसगढ़ का बात हो रहा है, हम कल ही आए थे, लेकिन एक मुझे लग रहा है छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र में कोई फ़र्क नहीं है। जो दमन का सिचुएशन है, जो अन्याय अत्याचार का जो सिचुएशन, उसी तरह से पूरा जहाँ जहाँ ये मध्य भारत में